जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं, जब पढ़ने का अवसर होता है जिन पर सहज विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो कहानियां हैं, ऐसे जो तत्व हैं, हमें बहुत रहस्यमय लगते हैं, हमें विस्मय से भर देते हैं और सहजता से उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक घटना है, ऐसी ही एक प्रक्रिया है जिसको परकाया प्रवेश के नाम से जाना जाता है। ये योग और तंत्र की एक ऐसी परम उपलब्धि है जिसके माध्यम से एक योगी या एक तांत्रिक अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल के, या फिर कहें अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से परे करके किसी निष्प्राण निर्जीव शरीर में प्रवेश करके उसके माध्यम से कई तरह के कार्यों को संपन्न कर लेता है। ये आपको आश्चर्यचकित लगेगा कि क्या ऐसा संभव है। आज विज्ञान भी इस परकाया प्रवेश पर बहुत गहनता से कार्य कर रहा है, लेकिन इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से ये बात सत्य सिद्ध साबित होती है कि परकाया प्रवेश के कार्य, परकाया प्रवेश के जो कृत्य हैं होते रहे हैं। आपने आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में अवश्य सुना होगा। वही आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने हमारे देश में जो वैदिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना की, वैदिक मत को शीर्ष ख्याति प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण निभाई, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य का आत्मबल बहुत शीर्ष था, बहुत सुदीप था। इसीलिए तो वो छोटी सी कम उम्र में देश के एक किनारे से एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने पूरे देश की कई बार यात्राएं की और इसी के माध्यम से उन्होंने देश की 4 जो अलग दिशाएं हैं, 4 मठों की स्थापना की और एक 5वां मठ भी स्थापित किया। यहाँ शंकराचार्य पद छोड़ने के बाद अपनी शेष जिंदगी में अध्ययन मनन और चिंतन का कार्य करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के स्थापित 4 मठ आज भी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। और ये तो तब की बात है जब विकट स्थितियाँ थी। जब आदि गुरु शंकराचार्य थे तब आवागमन के इतने साधन सहज उपलब्ध नहीं थे। आज तो आपके लिए सहजता से कहीं भी पहुंचना असंभव नहीं है। आप क्षण भर में अपने शहर से दूसरे शहर में पहुंच सकते हैं। आप 2 घंटे में एक देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। लेकिन जब आधुनिक सुविधाएं नहीं थी तब भी अपने आत्मबल से आदि गुरु शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से लेकर बद्रीनाथ से लेकर सोमनाथ, द्वारका और द्वारका से उत्तर में पुरी तक की यात्राएं की और वहाँ मठों की स्थापना की। तो उसी आदि शंकराचार्य के साथ में घटना घटित हुई। वो उनको मुंडन मिश्र के साथ में वेदांत के ऊपर चर्चा करनी थी और चर्चा के माध्यम से मुंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे एक ऐसा काम शास्त्र संबंधी प्रश्न कर दिया जिसकी अनुभव शंकराचार्य जी को नहीं थे। तो उस अनुभूति को पाने के लिए, उस अनुभव को ग्रहण करने के लिए शंकराचार्य जी ने आत्मबल से अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर एक राजा के निष्प्राण शरीर में प्रवेश करा के उस काम शास्त्र को अनुभव किया और उस जो मुंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ चलता था उसमें उन प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसी घटना नाथ संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य हुए हैं, प्रथम गुरु हुए हैं मच्छिंद्र नाथ जी, उनके साथ भी है कि मच्छिंद्र नाथ जी क्योंकि योग के शीर्ष स्थान पे थे तो उनके लिए परकाया प्रवेश जैसी क्रियाएं कोई ज़्यादा कोई कठिन नहीं थी, बहुत सुगम थी। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकालकर एक राजा के मृत शरीर में उसको प्रवेश करा के जीवन के कई अनुभवों को प्राप्त किया था। इस तरह की घटनाएं और भी जगह होती रहती हैं। आज भी हिमालय में कई ऐसे गोपनीय आश्रम और मठ हैं। यहाँ कई योगी और तांत्रिक अपने सूक्ष्म शरीर में दूसरे के निष्प्राण शरीर में जिंदा हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं। इस तरह की घटना तिब्बत के मठों में भी होती रही हैं। नेपाल में कई ऐसे आज भी गोपनीय मठ और आश्रम हैं या कई ऐसे योगी और तांत्रिक अपनी साधनाओं में निमग्न हैं और सैकड़ों वर्षों से उस साधना को कर रहे हैं, लेकिन उनके जो शरीर हैं वो किसी दूसरे के शरीर हैं
उनमें उनकी आत्मा का प्रवेश है। तो परकाया प्रवेश के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं, और भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं। और आज तो विज्ञान भी परकाया प्रवेश पर आगे बढ़ रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा कि विज्ञान और आधुनिक चिकित्सक भी ऐसी क्रियाओं पर भरोसा कर सकते हैं। तो इस पर उनका आगे बढ़ना निरंतर जारी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग तो सहज संभव हो गया। क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग परकाया प्रवेश से की पहला आयाम नहीं कह सकते हैं? क्योंकि एक शरीर के अंदर, एक रोगी शरीर के अंदर, इसके अंदर एक अंग को काट के निकाल दिया गया है। उस रोगी शरीर के अंदर एक दूसरे मृत व्यक्ति का कोई अंग कार्य करता हो, ऐसे सहजता से हो रहे किडनी ट्रांसप्लांटिंग सहजता से हो रही हैं। लाखों लोगों को किडनियाँ दूसरे लोगों की लगाई जा रही हैं। हृदय का प्रत्यारोपण हो रहा है। एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसका हार्ट, उसका दिल निकाल के दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और उस प्रत्यारोपित व्यक्ति जिंदा रहता है, कई वर्ष तक जिंदा रहता है। किडनी, हृदय के अलावा लीवर को प्रत्यारोपित किया जा रहा है, लंग्स को प्रत्यारोपित किया जा रहा है। यहाँ तक कि आँखों के कई भाग तो सहजता से प्रत्यारोपित हो रहे हैं। कई अंधे, कई आँखों से जिनको दिखाई नहीं देता था, उनकी नेत्र ज्योति को देने के लिए दूसरे व्यक्तियों के अंग काम आ रहे हैं। यूट्रस का प्रत्यारोपण हो रहा है, ओवरी प्रत्यारोपण हो रहा है, बैन प्रत्यारोपण, बहुत कुछ प्रत्यारोपण हो रहा है। और विज्ञान तो अब इस कदम पर आगे बढ़ने वाली है। आपको किसी दिन पता चलेगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग संभव हो गए कि एक व्यक्ति का जो सिर है, सिर मस्तिष्क के साथ में है, उसमें आँख भी रहती है, नाक भी रहती है, केंद्र भी, कान भी रहते हैं, दांत भी रहते हैं, और उस पूरे शरीर को दूसरे के शरीर में प्रत्यारोपित किए जा सके। ये बहुत अद्भुत घटना हो गई, लेकिन विज्ञान इस पर लगे हुए हैं। और विज्ञान और वैज्ञानिक तो इस कार्य में भी लगे हुए हैं कि एक व्यक्ति की जो सोचने की बौद्धिक क्षमता है, उसके अंदर जो ज्ञान और अनुभव है, उसको कंप्यूटर की चिप में संचित कर लिया जाए, संग्रहित कर लिया जाए, और उस संग्रहित ज्ञान को, उसकी बौद्धिक उपलब्धि को किसी दूसरे के मस्तिष्क में उसे प्रत्यारोपित कर दिया जाए, और फिर उसकी बुद्धि को प्रयोग में लाया जाए। लेकिन ऐसे प्रयोग भी चल रहे हैं कि एक व्यक्ति के पूरे जीवन के ज्ञान, विज्ञान और अनुभव, उसके जो विवेक है, उसको एक कंप्यूटर चिप में संग्रहित कर लिया जाए, और उस व्यक्ति को क्लोन से उसका शरीर निर्मित किया जाए, और उस जो नया शरीर है उसमें उसके पूरे ज्ञान को, जो पिछले जन्म का पूरा ज्ञान है, उसमें दोबारा से रीइंस्टॉल कर दिया जाए। इससे उस व्यक्ति को उस ज्ञान की सीमा से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि वो अभी तक यदि इसी ज्ञान को दोबारा से अर्जित करे तो फिर उसे कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे, कि स्कूल ज्ञान में ही 15 साल का समय लग जाता है। फिर कॉलेज का ज्ञान है, उसमें 8-10 साल लग जाते हैं। फिर इंस्टीट्यूट का ज्ञान है, रिसर्च का ज्ञान है, तो 30-35 साल का समय तो सहजता से इसमें लग जाता है। 30-35 साल के बाद उसकी बौद्धिक क्षमता किसी नए विषय पर सोचने समझने में सक्षम हो पाती है। लेकिन इस समय को यदि उसके पुराने ज्ञान के साथ में प्रत्यारोपित करके यदि आगे बढ़ाया जाए तो कम से कम 35-40 साल का जो अनुभव ग्रहण करने का समय है उसको बचाया जा सकता है। ऐसे प्रयोग चल रहे हैं। लेकिन ये सहजता से प्रयोग तो वैज्ञानिक प्रयोग हैं। वैज्ञानिक प्रयोग वैज्ञानिक रूप से सफल होते ही हैं। विज्ञान कितना असफल हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंततः वो उस सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। उसमें उसका पैसा खर्च हो, समय खर्च हो, या वर्षों लग जाए, लेकिन अंततः वो सफल होता ही होता है। तो विज्ञान इसकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ रहा है। कि आज हम यदि किसी बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम अपनी इच्छा से थोड़ी खरीदते हैं। आखिर हमारे मस्तिष्क को, हमारे ज्ञान विवेक को कुछ लोगों ने अपने हाथ में केंद्रित कर ही लिया। क्या ये परकाया प्रवेश से कम है? हाँ, पूरी परकाया प्रवेश नहीं है, विचारों की परकाया प्रवेश है। विचारों में तो प्रवेश कर गए, विचारों में तो वो अपनी इच्छा से अनुसार हमसे खरीदने के लिए बाध्य कर देते हैं। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसको खरीद के अपने घर में ले आते हैं, और घर ले जाने के बाद हमें पश्चाताप होता है कि किसी चीज़ की तुझे आवश्यकता नहीं थी लेकिन कर लिया।
बहुत सारी चीज़ें हम आज इस चीज़ को और हमारा जीवन एक तरह से कुछ लोगों के हाथ में रह गया है। हमारे जीवन की, हमारे विवेक की, हमारे सोचने विचारने की क्षमता को उन्होंने कुंठित कर दिया है। हम अपने मन से कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ निर्णय नहीं कर पाते, और निर्णय करने की, सोचने की बौद्धिक क्षमता कुछ लोगों के हाथों में। तो मस्तिष्क को तो उन्होंने एक तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया, लेकिन ये अभी मनोवैज्ञानिक तरीके से है। मैं बात प्रकाया प्रवेश की कर रहा हूँ। प्रकाया प्रवेश योग और तंत्र की एक ऐसी पद्धति रही है जिसमें ना तो किसी को प्रताड़ित करने की आवश्यकता है, ना किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता है। एक योगी को, एक तांत्रिक को जब लगता है कि उसका शरीर अब निर्जर हो रहा है, अब दुर्लभ हो रहा है, अब उसमें वो शक्ति नहीं रही, अब उसका शरीर व्याधियों से ग्रस्त होने लगा है, लेकिन उसे अभी कार्य करना है, अभी उसके कार्य, अभी साधना, उसकी उपलब्धि अधूरी है, उसको पूर्ण करना है, तो ऐसे में वो अपने आत्मिक शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से बाहर निकाल के किसी ऐसे युवा व्यक्ति जिसकी मृत्यु असमय अकाल मृत्यु हो गई हो, उसका शरीर पूरी तरह सक्षम रहा हो लेकिन वो निष्प्राण हो गया हो, उसका जीवन का अंत हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति के मृतक शरीर को ऐसे साधक या तांत्रिक अपने कार्य के लिए, अपनी साधना के लिए उपयोग में लाते हैं और अपने दृढ़ संकल्प से अपनी आत्मा को शरीर में प्रवेश करा के अपने कार्य को जारी रखते हैं। इसको प्रकाया प्रवेश कहते हैं। और ऐसे कार्य भविष्य भूतकाल में भी होते रहे और आज भी होते हैं। विज्ञान भी इस पर आगे बढ़ रहा है। और यदि आज बहुत लोग हम में से ऐसे हैं, यदि हम किसी से कहें प्रकाया प्रवेश जैसा कार्य संभव है, तो हमारे देश में, विदेशों में तो उस पर आगे बढ़ चुके हैं, विदेश में रुचि भी लेते हैं, उसको सत्य भी मानते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवियों का, कुछ नहीं, बहुत सारे बुद्धिजीवियों की पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या अंधविश्वास, क्या ये रहस्य, ऐसा कभी संभव होता है? लेकिन संभव होता है कि भारत में जो विचार, तर्क वितर्क करते हैं वो अज्ञानी जीव हैं। उन्हें ना तो विज्ञान की कोई जानकारी रहती है, ना विज्ञान में कोई रुचि लगते हैं। वो सुनी सुनाई बातों पर सुनकर अपने को विशेषज्ञ साबित करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, वहाँ भ्रांतियों का निपटारा होगा, प्रकाया प्रवेश सुगम होगा और योग और तंत्र के माध्यम से इस प्रक्रिया का अनुभव, इस ज्ञान का अनुभव हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको संकल्पवान होना, आपकी संकल्प शक्ति प्रबल होनी बहुत आवश्यक है। आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मशक्ति का जागरण बहुत आवश्यक है। योग की क्रियाएं बहुत अद्भुत हैं। आप अनुभव नहीं करोगे कि योग सिर्फ हाथ पैर फैलाने का या किसी मुद्रा में बैठ जाने का कार्य नहीं है। योग है आत्मशक्ति को प्रबल बनाने का माध्यम। योग के माध्यम से जो सूक्ष्म हम क्रियाएं करते हैं, चाहे श्वास लेने की क्रिया हो या किसी आसन में बैठने की क्रिया हो या किसी अंग को क्रियाशील रखने की क्रिया हो, ये सब हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, आप करके देखिए। आप पद्मासन में नहीं बैठ पाते क्योंकि आपने पद्मासन का अभ्यास ही नहीं किया। आप पद्मासन बैठने की कोशिश करेंगे, आपके पैर दर्द करेंगे, आपके घुटने अकड़ ऐंठ जाएंगे। लेकिन यदि निरंतर आप पद्मासन का अभ्यास करते रहें तो कुछ दिनों के बाद, सामान्यतः 21 दिन के बाद सहजता से आप पद्मासन को सिद्ध कर लेते हैं, पद्मासन में बैठना सीख लेते हैं और आपको कुछ कम कष्ट के साथ में पद्मासन सिद्ध होने लगता है। आप श्वास के माध्यम से देखिए। आप श्वास तो जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जिंदा रहने के लिए लेते ही लेते हैं। आप सोचते हैं कि श्वास सिर्फ जिंदा रहने का माध्यम है। श्वास आपके व्यवहार, बर्ताव और आपके दिनचर्या को प्रभावित करने का माध्यम है। आपकी जो दिनचर्या है, आपके जो हाव भाव है, आपके जो व्यवहार है, उसके माध्यम से श्वास की गति प्रभावित होती है। आपने कभी अनुभव नहीं किया, आप किस भाव में हैं, उस भाव की अवस्था में श्वास की गति बदल जाती है। आप किस नासाद्वार से श्वास ले रहे हैं, किस नासाद्वार का श्वास कम ले रहे हैं, ये भी आपके व्यवहार पर, आपके बर्ताव पर निर्भर करता है। और यदि आप श्वास की गति को बदल दें तो अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। क्रोध में आप उथले तेजी से सांस भरने लगते हैं, लेकिन उसको विपरीत कर दें, आप लंबे गहरे सांस लेना शुरू कर दें तो आपका क्रोध जो है तिरोहित हो जाएगा, आप शांति की अवस्था में आ जाएंगे। और अभी चिंतन मनन में हैं, आप गहन किसी समस्या में उलझे हुए हैं, उस समस्या का निदान चाहते हैं, आप गहनता की
गहनता में हैं, आप गहन चिंतन मनन में हैं, तो श्वास की गति आपकी शांत होने लगती है, शिथिल होने लगती है, धीमी पड़ने लगती है। और श्वास के माध्यम से, शरीर के कुछ क्रियाओं के माध्यम से तो आप अपने शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। श्वास के माध्यम से आप, केवल श्वास के माध्यम से आप श्वास अपने हृदय की गति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपका हृदय तीव्रता से धड़कता है तो मात्र श्वास की गति को नियंत्रित करके आप हृदय की तीव्र धड़कन को शांत कर सकते हैं। आप रक्तचाप में गिरावट ला सकते हैं या वृद्धि कर सकते हैं। आप अपने शरीर के तापमान में वृद्धि कर सकते हैं। आप शरीर की क्षमता में विकास कर सकते हैं। आपकी सोचने विचारने की प्रवृत्ति को सिर्फ श्वास के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यदि ये सब कुछ संभव है तो योग के माध्यम से निश्चित ही, तंत्र के माध्यम से निश्चित ही हम अपने शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हैं, या आत्मा को किसी दूसरे मृतक शरीर में प्रवेश करके परकाया प्रवेश का अनुभव ले सकते हैं। ये सहजता संभव है और करते रहें, आज भी संभव है। तो योग बहुत महत्वपूर्ण है। और योग या तंत्र तो कहते ही उसको हैं जब रूपांतरण हो जाए। यदि आप योग की क्रियाएं कहते हैं, आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं है, आपके भाव में बदलाव नहीं है, आपके शारीरिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो निश्चित है आपने योग का अभ्यास नहीं किया। इसी तरह तंत्र रूपांतरण है। तंत्र की प्रक्रियाएं को ओझा जादू टोना नहीं है, तंत्र एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसीलिए तंत्र में कहा गया है कि आप 40 दिन मौन व्रत धारण कर लीजिए। मौन का अर्थ ये नहीं कि आप सिर्फ बोल नहीं रहे। यदि आप लिखना शुरू करते हैं, सोचते रहते हैं, तो वहाँ मौन फलित नहीं होता, तो आप अनुभव नहीं कर सकते। आप एक अवधि तक एकांत में रह के देख लीजिए, अंधकार में रह के देख लीजिए, या अपने खाने की जो प्रवृत्ति है, अपने खाने के जो प्रकार हैं, यदि आप शाकाहारी हैं, अन्न को त्याग दीजिए, फलाहारी हो जाइए। 40 दिन में आपके व्यवहार में, आपके बर्ताव में बदलाव आ जाएगा। तो तंत्र रूपांतरण है। योग भी रूपांतरण है, लेकिन योग अनूठे प्रयोग करता है श्वास और मुद्राओं के माध्यम से, श्वास और योग की पोस्चरों के माध्यम से। तंत्र रूपांतरण करता है व्यवहार के माध्यम से। वो आपके ऊपर शरीर से, गंध से या प्रकाश से या दूसरों के सानिध्य से रूपांतरण लाता है। और यदि आपके शरीर में, आपके मन में ऐसे रूपांतरण होते हैं तो निश्चित बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश जो परकाया प्रवेश है वो भूतकाल में भी था, आज भी है। आज भी बहुत लोग परकाया प्रवेश की क्रियाओं पर कार्य करते हैं। विज्ञान भी इस पर कार्य कर रहा है, कई इंस्टीट्यूट्स पर इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन उनका प्रयोग का माध्यम अलग है। वो इसको अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं, अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कार्य तो करना शुरू कर ही दिया। एक व्यक्ति का खून निकाल के दूसरे को चढ़ा देते हैं, क्या ये दूसरे शरीर का इस्तेमाल करना नहीं है? क्या एक शरीर का अंग दूसरे शरीर में प्रत्यारोपित करने के क्या परकाया प्रवेश से कम है क्या? सूक्ष्म प्रयोग है, लेकिन प्रयोग तो है। बड़े प्रयोग भी हो सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि एक समय पूरा मस्तिष्क प्रत्यारोपित किया जा सकता है, संभव है भविष्य में, निकट भविष्य में, कोई ज़्यादा समय की बात नहीं है। आप 5-7 साल में सुन लोगे कि किसी व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है उसके मस्तिष्क से ग्रहण करके, मस्तिष्क से किसी चिप में एकत्रित करके किसी दूसरे के मस्तिष्क में उसको प्रत्यारोपित करके उसके व्यवहार, बर्ताव, सोच विचार, बौद्धिक क्षमता में बदलाव किया, ऐसा संभव है। तो संभव यदि ये भी है तो परकाया प्रवेश भी संभव है। इस पर हम निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको मेरा विषय पसंद आया, ये नया विषय है, तो अपना कमेंट्स मुझे अपने मेरे मैसेज बॉक्स में जाके दे सकते हैं। और ऐसे विषय आगे पढ़ने के लिए, आगे सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।